हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उससे जाके देखें। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है सीमेंट, लाइम, मोटार के बारे। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट के बारे। एग्रीगेट को हम यूज़ करते हैं अपने कंक्रीट को बनाने के लिए। तो चलिए आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीगेट हमारा होता क्या है? एग्रीगेट हमारा कोर्स थिंग होता है, ठीक है, जिसे हम ऑब्टेन करते हैं क्रशिंग ऑफ स्टोन से। जिसे हम किससे ऑब्टेन करते हैं? क्रशिंग ऑफ स्टोन से ऑब्टेन करते हैं, और इसे हम मोटार के साथ यूज़ करते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए। ओके, और हमारे कंक्रीट में जो होती है वो 60 to 70% एग्रीगेट फाउंड होती है, और हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसलिए कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारी एग्रीगेट पे इन टर्म्स ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी क्या होती है? कितनी आसानी से हम अपने एग्रीगेट को या फिर कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा हो गया वर्केबिलिटी। कितनी आसानी से हम उसे स्प्रेड करा सकते हैं, किसी एरिया में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब उसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी है, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एग्रीगेट का जो क्लासिफिकेशन होता है। हम इसे क्लासीफाई करते हैं 3 बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर दूसरा हम ऑन बेसिस ऑफ साइज करते हैं, तीसरा ऑन बेसिस ऑफ शेप करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वन इज़ जो नेचुरली ऑब्टेंड हो जाता है, हमारा नेचर से हम ऑब्टेंड करते हैं, और नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियली जिसे हम ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। तो नेचर से ऑब्टेंड हमारा जो होता है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? इग्नीशियस रॉक से हम जिसे ऑब्टेंड करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेंड करते हैं, जिसे जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक से ऑब्टेंड करते हैं। ये हमारा कहाँ से ऑब्टेंड होता है? इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से। ये नेचुरली ऑकर करता है हमारे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट वन इज़ आवर आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ब्रोकन ब्रिक से, ब्लास्ट फर्नेस के जो स्लैग होते हैं उससे, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम इसे? ब्रोकन ब्रिक से, और हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज कैसे इसे क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे कैसे हम अपने क्लासिफिकेशन को करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ आवर कोर्स एग्रीगेट, और दूसरा जो हमारा होता है फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट हम किसे कहते हैं? जो 4.75 mm से लेकर 80 mm जिसकी साइज़ होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट जो होती है, जो 4.75 mm की सीप से जो पास हो जाए उसे हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट। सीप से पास हो जानी चाहिए ये, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है? सैंड आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारा क्या होता है? राउंड होता है। राउंड ये हमें कहाँ से मिलती है? रिवर बेड से या फिर सी शोर से, ठीक है। इसका जो इसका जो रेशियो होता है, रेशियो किसका? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए इसमें सीमेंट की भी रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम होती है। इंटरलॉकिंग यहाँ पे जो होता है वो लेस इंटरलॉकिंग होता है, और इससे जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हाई स्ट्रेंथ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम इसकी यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो ये देखिए, शेप के बेसिस पे हमारा जो एग्रीगेट है वहाँ पे क्या हो जाता है? राउंडेड हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा, फ्लैकी हो जाएगा। फ्लैकी मतलब एक चिप के तरह होता है। राउंडेड जो होती है वो वर्केबिलिटी बहुत अच्छी देती है, उसमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो राउंड होता है तो एक दूसरे से चिपकता नहीं है बहुत अच्छे से, जल्दी से, ठीक है। एंगुलर में हमारा क्या होता है? एंगुलर हमारा जो होता है उसका वर्केबिलिटी तो उतना अच्छा नहीं होता, पर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। फ्लैकी की ना ही स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ना ही वर्केबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर हमारा कैसा होना चाहिए? सरफेस टेक्सचर जैसा एग्रीगेट का होगा वैसा हमारा वर्केबिलिटी देता है। तो स्मूथ अगर सरफेस टेक्सचर है तो उसका जो वर्केबिलिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हमारा रफ़ अगर टेक्सचर है तो उसकी जो मिक्स बनेगी वो अच्छी बनेगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो अच्छी होगी, लेकिन उसकी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है ग्रेडेशन। अब हम ग्रेडेशन या फिर ग्रेडिंग या फिर ग्रेडेशन ऑफ कंक्रीट में दो चीज़ आता है, वर्केबिलिटी एंड नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी हमने बताया कि हमारा कितने अच्छे से हम उसको लेके अपना वर्क को कर सके, मतलब सीमेंट और वाटर का जो हमारा पेस्ट है वो सरफेस एरिया पे कितने अच्छे से अप्लाई हो सके। ठीक है। और स्ट्रेंथ मतलब इंटरलॉकिंग। तो हमारा जितना वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है वो उतना ही बेटर स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि उसमें वॉइड जो होती है वो बहुत कम होती है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। अगर हमारा वेल ग्रेडेड नहीं होता है एग्रीगेट तो क्या होता है, उसमें वॉइड ज़्यादा होती है, पेस्ट हमारा हर वॉइड तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है। तो इसलिए पुअरली ग्रेडेड के केस में पेस्ट जो हमारा होता है वो वॉइड में पहुंच नहीं पाता है। पेस्ट हमारा वॉइड में मतलब अच्छे हर डेप्थ तक अच्छे से नहीं जा पाता है, कहने का मतलब यही है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम वर्केबिलिटी विल ऑल्सो बी हाई इन केस ऑफ वेल ग्रेडेड बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ पेस्ट विल बी अवेलेबल ओवर द सरफेस। इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, मतलब इसके सरफेस पे जो पेस्ट अप्लाई होता है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पेस्ट अप्लाई हो जाएगा। और वाइल इन द केस ऑफ पुअरली ग्रेडेड पेस्ट विल बी इन द वॉइड। पेस्ट जो होता है वॉइड में हो जाता है, लेकिन सरफेस पे आराम से अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है। अब हम यहाँ से फाइनेस्ट मॉडुलस निकालते हैं। फाइनेस्ट मॉडुलस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? समेशन ऑफ कॉम्युलेटिव रिटेन्ड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला है। ये फाइनेस्ट मॉडुलस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंट होगा। ये आप देख लीजिए, सैंड के केस में फाइन सैंड किसे हम कहते हैं? 2.2 टू 2.6 mm जिसकी साइज रहती है। मीडियम सैंड 2.6 टू 2.9, और कोर्स सैंड 2.9 टू 3.2। और सैंड जो यूज़ करते हैं हम कंक्रीट में शुड हैव फाइनेस्ट मॉडुलस मोर देन 3.2। जो हमें कंक्रीट में यूज़ करना है उसकी फाइनेस्ट मॉडुलस जो होती है वो 3.2 से मैक्स बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट पे। टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट, इसका जो IS कोड जो होता है वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे IS कोड जो है वो कितना है? 2386। IS कोड इज़ 2386। तो टेस्टिंग एग्रीगेट की जो हम करते हैं वो कितने तरह की टेस्ट हम करते हैं? क्रसिंग टेस्ट करते हैं, हमारा टफनेस टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में डिटरमाइन करते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। तो पहले हम क्रसिंग टेस्ट पे अपना जाते हैं। क्रसिंग टेस्ट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एग्रीगेट की? ये क्या है? एक हम सीव लेते हैं। सीव जो हमारी होनी चाहिए वो 12.5 mm की होनी चाहिए। उसके ऊपर से हम एग्रीगेट को पास करेंगे। ठीक है। जो हमारा रेसिड्यू बच जाएगा उसे हम एक सिलेंडर में डाल देते हैं। सिलेंडर में हम 3 लेयर बनाते हैं। सिलेंडर में कितनी हम लेयर बनाएंगे? 3 लेयर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 लेयर बनी हुई है। और सिलेंडर की जो डाया होती है, सिलेंडर की डाया जो होती है वो 11.5 डाया होनी चाहिए उसकी। ठीक है। और उसके ऊपर हम 40 टन प्रेशर अप्लाई करते हैं। 40 टन पर मिनट के रेट से हम एक हथौड़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद उससे फिर से सीव पे ले जाते हैं। अब जो सीव होती है वो 2.36 mm साइज की सीव होनी चाहिए। उसके ऊपर से हम अपने एग्रीगेट को पास कराते हैं। तो यहाँ वाले एग्रीगेट के रेसिड्यू को हम लेते हैं x, और जब हम ये उसके ऊपर जब 40 टन पर मिनट के रेट से जब हम हथौड़ा अप्लाई करते हैं उसके बाद हम जब उसे सीप पे डालते हैं तो वहाँ के रेसिड्यू को हम लेते हैं y, और उसकी ACV वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ACV इज़ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। उसे हम लिखते हैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू 100। ठीक है। ये हमारा y है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ से ACV वैल्यू निकालते हैं। ACV वैल्यू जो हमारा होता है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेमेंट के केस में, और 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी और कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। अब इसी तरह हम टफनेस टेस्ट भी करते हैं। टफनेस टेस्ट से हम क्या करते हैं? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालते हैं। वहाँ से हम क्या निकालते हैं? पिछले वाले से हमने क्या निकाला था? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACV, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं? AIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ओके। यहाँ भी उसी तरह हम क्या करते हैं?
एक छन्नी लेते हैं हम अपना, ये देखिए एक छन्नी लिया है हमने, 12.5 mm की हमारी छन्नी है, उसके ऊपर से हम अपने एग्रीगेट को पास कराएंगे। जो हमारा रेसिड्यू होता है उसे हम सिलेंडर में डाल देंगे। सिलेंडर में डालने के बाद यहाँ 14 kg का हम एक हथौड़ा लेते हैं और 15 नंबर ऑफ ब्लोज डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है। हथौड़ा 38 सेंटीमीटर के ऊपर से हमें डालना है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 लेयर बनाते हैं सिलेंडर में। उसके बाद हम उसे कलेक्ट करते हैं और 2.36 mm सीव से हम उसे पास करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो रेसिड्यू होता है उसे हम y से डिनोट करेंगे, प्रीवियस वाले में x से डिनोट करेंगे। यहाँ पे भी उसी तरह निकालते हैं, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू 100। और यहाँ पे AIV वैल्यू जो होनी चाहिए वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पेमेंट के लिए, और 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अदर कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब ACV और AIV वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाती है हमारी, ठीक है। अब हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट वियर एंड टियर ओवर द सरफेस ड्यू टू एब्रेशन एंड एट्रिशन। तो एब्रेशन टेस्ट जो हम करते हैं या फिर एट्रिशन टेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 टेस्ट करते हैं, लॉस एंजल्स टेस्ट, डेविल्स एब्रेशन टेस्ट और डेविल्स एट्रिशन टेस्ट। तो फर्स्ट हमारा देखेंगे लॉस एंजल्स टेस्ट, ओके। नॉर्मली हम अपने नॉर्मली जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं वो हमारा लॉस एंजल्स टेस्ट ही होता है। तो लॉस एंजल्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक ड्रम लगा हुआ रहता है, ठीक है, वर्टिकल रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ रहता है। उसके अंदर हम अपना एग्रीगेट को डाल देते हैं। यहाँ पे हमने अपने एग्रीगेट को डाल दिया और ड्रम को रोटेट करवाते हैं। ड्रम की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 to 33 RPM होनी चाहिए, और मिनिमम 500 रिवॉल्यूशन करते हैं और मैक्सिमम 100 मतलब 1000, 500 to 1000 रिवॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद हम अपने रेसिड्यू को देखते हैं, उसे 1.7 mm से पास करवाते हैं। हमारा जो रेसिड्यू बच जाता है उसके ऊपर उसे y से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे भी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू। अब यहाँ पे जो ड्रम रहती है उसके अंदर स्टील बॉल रहते हैं, ठीक है। वो स्टील बॉल की डाया हमारी जो होती है वो 48 mm होती है, और उसकी वेट जो होती है 390 to 445 ग्राम होती है। मतलब एग्रीगेट को हम अपने स्टील बॉल के साथ रोटेट करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे AAV वैल्यू हम निकालते हैं, एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं। तो एब्रेशन वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पेमेंट के लिए, और 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। AIV और ACV 45 होता है, और यहाँ पे AAV हमारा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिटरमाइन करते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है। फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स भी उसी तरह की, हम एक छन्नी लेते हैं 6.3 mm साइज की, उसके ऊपर से हम पास करवाते हैं। तो यहाँ से थिकनेस एक गॉज होता है, उसका पिक्चर देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करवाना रहता है, और मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हम डिटरमाइन करवाते हैं। इसको हम मेज़र करते हैं थिकनेस गॉज से, ठीक है। 200 नंबर ऑफ़ एग्रीगेट लेते हैं और एक एक करके हम उसे टेस्ट करते हैं। फ्लैकीनेस मतलब क्या है, चिप के तरह होते हैं, उसकी जो साइज होती है वो चिप की तरह। इलोंगेशन मतलब लंबाई हम नापते हैं, ठीक है। तो 0.6 टाइम्स होनी चाहिए ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0.6 टाइम, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1.8 टाइम्स लार्जेस्ट होने चाहिए। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स जो हम डिटरमाइन करते हैं उसमें मान लीजिए हमारा जैसे कि 45 mm का साइज है, मिनिमम साइज हमारा 45 mm, तो हमारा लीस्ट जो होता है वो कितना होना चाहिए, 0.6 होनी चाहिए। तो हम 0.6 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 45 करेंगे, क्योंकि 45 इसकी साइज है, तो ये हमारा क्या आ गया, 27 आ गया। इसी तरह हम अपना इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं। इलोंगेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक हमको रीच करना रहता है 1.8 टाइम्स होनी चाहिए, 1.8 टाइम्स से बड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 0.6 से नहीं मल्टीप्लाई करके 1.8 से करेंगे। तो चलिए हम मिनिमम साइज ऑफ अपना एग्रीगेट क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 45 ले लेंगे। तो 1.8 इंटू 45 हमने किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 81 mm आ गया, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट साइज लेस देन 6.3 mm। 6.3 mm से जो साइज कम रहती है उस केस के लिए हम इस टेस्ट को नहीं करते हैं। हमारा इलोंगेशन टेस्ट जो हम करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ट्रे टाइप का रहता है, उसके ऊपर ऐसे पिलर दिया हुआ रहता है, छोटा छोटा स्मॉल पिलर, ठीक है। और यहाँ इन दोनों के बीच से हम डाया को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एग्रीगेट का डाया कितना है, ओके। तो चलिए हमने यहाँ तक देखा,
अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो में हम अपने बचे हुए लेक्चर को देखेंगे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।